नियम है कि 3 फाइनेंशियल ईयर तक आपको रखना होगा। जैसे अगर 19-20 का है, फाइनेंशियल ईयर 19-20 का रजिस्टर है, तो आपको 21-22, 22-23, 23-24 3 साल तक आप रखिए। उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। कानून साइलेंट है, क्या कीजिए क्या नहीं कीजिए, लेकिन आप 3 साल तक कभी भी वो चेक करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए वो डिमांड किया जा सकता है। तो यह है। तो अब यहाँ ये प्रावधान हो गया कि एम्प्लॉयर जो है वह रजिस्टर मेंटेन करेगा, रजिस्टर या रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, जो भी है रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। और इंस्पेक्टर जो है अगर डिमांड कर रहे हैं या अन्य अथॉरिटी भी डिमांड कर सकते हैं, जैसे वो अथॉरिटी है क्लेम या कंप्लेंट जब में गया तो वो भी डिमांड कर सकते हैं। तो इंस्पेक्टर या अथॉरिटी ये अगर डिमांड कर रहे हैं तो इसको, इस रजिस्टर या रिकॉर्ड को आप प्रोड्यूस कीजिएगा उनके समक्ष, क्योंकि अथॉरिटी भी जो डिसीजन देंगे वो आपका रजिस्टर में जो मेंशन चीज़ है उसको वेरीफाई करके ही दे सकेंगे। आँख बंद करके कहने पर किसी का देंगे नहीं। और इसको, इस रजिस्टर या रिकॉर्ड को सेफ रखना है 3 इयर्स तक। ये 3 इयर्स तक इसको कैरी कीजिए, इसको सेफ रखिए। 3 साल के बाद कानून साइलेंट है कि जला दीजिए, दफना दीजिए, क्या कीजिए, कुछ नहीं कानून कहता है। अब यहाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना कि ये रजिस्टर जो होता है, पेमेंट रजिस्टर, वो किस तरह का होता है, उसका क्या डिज़ाइनिंग होता है, यानी फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द रजिस्टर। ये तो थ्योरी हो गया रजिस्टर रखना, लेकिन इसका फिजिकल एस्पेक्ट क्या होता है। तो 2 तरह का रजिस्टर होता है, एक होता है इंडिविजुअल पेमेंट और एक होता है इंटीग्रेटेड पेमेंट। इंडिविजुअल पेमेंट में आदमी का नाम रहेगा और जनवरी फरवरी ऐसे करते करते लास्ट 12 महीना का रिकॉर्ड रहेगा। अगर इंटीग्रेटेड रजिस्टर रहेगा तो 1 मई 2022 इस तरह का ऊपर लिखा रहेगा और नीचे सारा का नाम रहेगा। तो इंडिविजुअल भी बनता है और इंटीग्रेटेड भी बनता है। तो जितने ऑफिस इंडस्ट्रियल बेल्ट में हैं, वह वेज का रजिस्टर जो होता है वो हमेशा इंटीग्रेटेड रहता है। और कुछ ऐसे पीएफ अमाउंट में डिडक्ट होके जा रहा है या ईएसआई में जा रहा है, उसका वो सब जो बनाता है वो सेपरेट बनाता है। लेकिन जो डिडक्शन का अमाउंट होता है, वेज पेमेंट का जो रजिस्टर होता है वो इंटीग्रेटेड रहता है। तो क्या कैसे रहता है वेज पेमेंट का रजिस्टर, देख लें। वो सेपरेट कैसे रहेगा, इंटीग्रेटेड कैसे रहेगा। जैसे अगर इंडिविजुअल है तो यहाँ नेम दे देगा, यहाँ नाम लिख दीजिए, पोस्ट दे देगा, किस पोस्ट पर हैं ये दे देगा। अगर मानिए कि फाइनेंशियल ईयर से चलना है तो अप्रैल से शुरू करेगा, कैलेंडर ईयर से चलना है तो जनवरी से दिसंबर चलेगा, फाइनेंशियल ईयर से चलना है तो अप्रैल से मार्च चलेगा। तो हम कैलेंडर ईयर्स के हिसाब से बना देते हैं। तो नेम यहाँ हो गया, पोस्ट हो गया। कैलेंडर ईयर में जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल, इस तरह से 12 महीना रहेगा। और कौन सा आइटम में डिडक्शन हुआ है, डिडक्शन और आइटम एक जगह रह जाएगा। ये हुआ हमारा इंडिविजुअल। लेकिन जो वेज पेमेंट का रजिस्टर होता है वो हमेशा इंटीग्रेटेड रहता है। अब ये कैसे रहता है ये हम लोग देख लें। यहाँ रहेगा मंथ, कौन माह का है, एंड ईयर, कि किस साल और किस महीना का है।
अब देखिए वेज कंपोनेंट, तो हम लोग सुनते हैं, पूछते हैं बेसिक आपका कितना है, डीए कितना है, एचआरए कितना है, मेडिकल कितना है, ये सब हम लोग पूछते हैं। ये सब क्या है? वेज कंपोनेंट्स। ये सारा कंपोनेंट्स को जोड़ करके तब हमारा एक महीना का फाइनल वेज बनता है। तो बहुत तरह के वेज कंपोनेंट्स हैं, जैसे सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, बेसिक वेज है, डीए है, मेडिकल अलाउंस है, इस तरह से बहुत तरह के अलाउंसेज है। ये सब को वेज कंपोनेंट में रखेगा। जैसे हम कुछ लिख देते हैं, बेसिक हो गया, डीए हो गया, एचआरए हो गया, मेडिकल हो गया अलाउंस, अब 2-4 करके ऐसे रफ कर दिया जाए। यहाँ टोटल ये हम कर दिए ए। तो नेम आदमी का, जैसे कोई है नाम आदमी का, कौन एम्प्लॉई है, उनका बेसिक कितना है, डीए कितना है, एचआरए कितना है, मेडिकल कितना है, अदर ये सब कितना है, और टोटल कितना। मानिए कि ये आ गया 20,392 रुपया। अब यहाँ रहेगा ऑथराइज डिडक्शंस। जैसे अगर वो ईएसआई में कवर है तो ईएसआई का कंट्रीब्यूशन जाएगा, अगर पीएफ में कवर्ड है तो पीएफ कंट्रीब्यूशन जाएगा। जो 17 को हम बताए थे अभी ऑथराइज डिडक्शन के नाम, ये सब का नाम इस पर प्रिंट रहेगा। यहाँ फिर से हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा बी। मानिए कि डिडक्शन हुआ और डिडक्शन में आ गया 3,205 रुपया। टोटल डिडक्शन आ गया 3,205 रुपीज़। अब इसका है 20,392, ये डिडक्शन आ गया 3,205 रुपया। अब यहाँ पेमेंट होगा, पेमेंट, ये पेमेंट होगा ए माइनस बी। हो गया, 8 का 8 हो गया, 3 हो गया और 17। अब यहाँ हम देखेंगे तीन और ये, तो यहाँ आप देख लेंगे कि उसको 17,187 रुपये जोड़िए। यहाँ हो गया 17,187 पेमेंट किए, 3,205 रुपये डिडक्शन किए, 2, 9, 3, 20। एकदम क्लियर पिक्चर है। 20,392 रुपये उसका सैलरी बना, 3,205 रुपये डिडक्शन हुआ और 17,187 रुपये उसको पेमेंट हो गया। तो इसी तरह से रजिस्टर रहता है जिसमें ट्रांसपेरेंसी रहता है। इसी में कभी 1-2 रुपया की एक जोड़ने में या एक कैलकुलेट जोड़ने में थोड़ा पहले ह्यूमन एरर हो जाता था। आजकल कंप्यूटर जोड़ता है, वो एरर की भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, 0 लेवल पर चली जाती है। तो इस तरह से पहले होता था। तो यही रजिस्टर वो रखता है। इसमें सारा पिक्चर क्लियर रहता है कि आपका बेसिक डीए या अदर अलाउंसेस कितने हैं और आपके वेज से कौन कौन से डिडक्शंस किए जाते हैं। इसमें सारा डिडक्शंस के नाम भरे हुए रहते हैं और उस कॉलम में वो फिल कर देता है कि इस आइटम में इतना डिडक्शन हुआ और ए माइनस बी आपके अकाउंट में उतना पेमेंट गया कि नहीं गया। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस थे पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के। अब हम लोग को क्रिटिसिज्म एंड सजेशन ये थोड़ा देख लें। आलोचना एवं सुझाव कि ये कानून में क्या कमजोरी है जिसको संशोधित करने की ज़रूरत है, अमेंड करने की ज़रूरत है। तो इसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछता है।
कभी कहता है कि सजेस्ट मेजर्स टू मेक मोर इफेक्टिव द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। सब मेजर बताइए, तो मेजर मतलब जो यहाँ क्रिटिसाइज करेंगे उसी को उलट के बोल देंगे कि ये कर दिया जाए। कभी कहता है क्रिटिकली डिस्कस द इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, यानी कि मजदूरी भुगतान अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की आलोचनात्मक विवेचना करें। प्रावधान लिख के फिर से यही आलोचना कर देंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के मोड पर एक क्रिटिसिज्म को लंबा करना है कि नहीं करना है। अगर सीधे कह दिया कि डिस्कस द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, तो प्रावधान लिख देंगे और फिर से जो कंक्लूजन देंगे तो कहेंगे कि यह कानून बहुत अच्छा है और कुछ वीकनेसेस इसके हैं, जैसे वीकनेसेस का एक क्रिटिसिज्म का नाम दे देंगे इत्यादि। यदि इसको दूर कर दिया जाए तो ये कानून और बेहतर हो जाएगा। यानी सोना है, इसमें थोड़ा सा सुगंध हो जाएगा, यही चीज़। तो क्वेश्चन के मोड पर ये आलोचना को डील करना है कि नहीं करना है, हम लोग को डिसाइड करना है। अगर आलोचना शब्द आ गया या कैसे बेहतर बनाएंगे तो इसको डील करना पड़ेगा। अगर खाली मुख्य प्रावधान पूछा तो खाली आलोचना का नाम लिख देंगे और निष्कर्ष जो फाइनल हम लोग एक थोड़ा सा लिखते हैं एक पैराग्राफ के रूप में, तो उसी में हम लोग लिख देंगे कि इसकी कुछ कमजोरियां हैं, जैसे देयर आर सम वीकनेसेस ऑफ द एक्ट, जैसे लाइक और ये हैं एक्सेट्रा, समझे। अगर इसको दूर कर दिया जाए तो और बेहतर हो जाए। अब क्या आलोचना है, तो शुरू से हम बता रहे हैं कि पहला आलोचना है कि लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, उचित कार्यान्वयन का अभाव। आज भी ये कानून ठीक ढंग से लागू नहीं है और पब्लिक सेक्टर में तो खूब 2-2 महीना 3-3 महीना का सैलरी ड्यूज रख देता है। प्राइवेट सेक्टर में वही हाल है। और जो अनऑर्गेनाइज अगर है, लार्ज स्केल नहीं है, मिडिल स्केल इंडस्ट्री है, तो वहाँ तो और स्थिति दयनीय दिखाई देता है। तो इस कानून को बेहतर ढंग से कार्यान्वित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा, इलिटरेसी एंड बैकवर्डनेस ऑफ वर्कर्स। ये नहीं कि श्रमिक पढ़ा लिखा नहीं है, श्रमिक इस कानून के संबंध में इलिटरेट और बैकवर्ड है। इस कानून के बारे में वो नहीं जानता है। ये नहीं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, मैट्रिक नहीं है, इंटर नहीं, वो सब नहीं। इलिटरेसी एंड बैकवर्डनेस ऑफ वर्कर्स रिगार्डिंग द एक्ट, यानी कि ये कानून के संबंध में श्रमिक अशिक्षित हैं, कानून की जानकारी नहीं है, पिछड़ा है, कानून के प्रावधान के कुछ अनभिज्ञ है, जिसके चलते जब आपको जानकारी नहीं है किसी प्रावधान या कानून का तो वहाँ उल्लंघन करना आम बात है और कोई कंप्लेन या क्लेम आप नहीं भी कर सकते हैं, इसलिए खुद नहीं जानते हैं क्या प्रावधान है। और तीसरा है इनएडिक्वेट नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स। इनएडिक्वेट नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स, निरीक्षकों की अपर्याप्त संख्या। जैसे पुलिस है, कहीं अगर पुलिस रात में गश्ती करना बंद कर दे, ये हर जगह अनाउंस हो जाए कि ये क्षेत्र में पुलिस रात में गश्ती नहीं करेगी, तो चोर तो आराम से रात में जाएगा, शटर तोड़ेगा, लेके चल जाएगा। वो जान रहा है कि पुलिस गश्ती नहीं करेगी, ऑलरेडी अनाउंस्ड है, तो ये गश्ती के डर से वो शटर नहीं तोड़ता है। और जब अनाउंस कर दिया जाए तो आराम से तोड़ देगा रात में। तो इंस्पेक्शन के डर से कानून का उल्लंघन नहीं होता। अगर रैंडम आप इंस्पेक्शन करिए तो वहाँ गश्ती भी क्या होता है, गश्ती में ऑलरेडी चार्ट नहीं रहता है कि इस समय इस रोड से जाएगी पुलिस, इस समय इस रोड से जाएगी, ऐसे जाएगी, जब मन करता है कि रोटेट करा देता है। तो उसी तरह से यहाँ इंस्पेक्टर का टाइमिंग नहीं हो, इंस्पेक्टर रैंडम जब मन करे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर इंस्पेक्ट कर दे। अगर इस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया जाए तो एम्प्लॉय डर से कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। अगला जो है वेज लिमिट। इस कानून में वेज लिमिट है 24,000, यानी ये कानून अप्लाई होगा जिसकी मासिक मजदूरी 24,000 है, जिनका 2 लाख है
उन पर लागू नहीं होगा। जिसका 50,000 है उन पर लागू नहीं होगा, जिनका 25,000 है बहन है उस पर ही लागू नहीं होगा। तो क्या 1 लाख वाला को हर महीना वेज नहीं मिलना चाहिए, सैलरी नहीं मिलना चाहिए? 50,000 वाला को हर महीना नहीं मिलना चाहिए? 24,000 से नीचे ही वाला को मिलना चाहिए? ऐसी बात नहीं है। इसलिए कि जो हमारा अमाउंट ऑफ वेज होता है उस हिसाब से हमारी लिविंग स्टैंडर्ड फिक्स हो जाती है, और जो लिविंग स्टैंडर्ड है उस हिसाब से वो एक्सपेंस हो जाएगा। अगर वो रेगुलर नहीं मिले तो भी आदमी अनकंफर्टेबल महसूस करता है। तो यहाँ वेज लिमिट ही नहीं होनी चाहिए, वेज लिमिट को हटा देना चाहिए। और ये जो नया कानून आएगा उसमें वेज लिमिट साफ कर देगा कि आपका वेज चाहे 5 लाख हो चाहे 5 रुपया हो, आपको हर महीना या जो भी टाइम लिमिट है उस टाइम फ्रेमवर्क में पेमेंट कर देना है। तो एक आलोचना है। अगला जो है जो बताए थे, डिडक्शंस इन केस ऑफ डैमेज टू एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी। डिडक्शन इन केस ऑफ डैमेज टू एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी, नियोजक के संपत्ति को नुकसान की स्थिति में कटौती। ये एम्प्लॉयर का एक बहुत बड़ा वीपन हो जाता है, और उसको डिस्कस हम लोग पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी में भी किए हैं, यहाँ भी किए हैं। वो सीधे कहेगा 1 करोड़ 2 करोड़ का मशीन ख़राब कर दिया, ये नहीं कहेगा कि मशीन में 1 लाख 4 लाख 5 लाख का खराबी ला दिया, वो सीधे कहेगा कि 2 करोड़ का मशीन ख़राब कर दिया। अब टिल सर्विस पीरियड डिडक्ट करते रहेगा। तो यहाँ फिक्स होना चाहिए कि वेज का कितना परसेंट कितना समय तक, जैसे वेज का 10% 2 साल तक, वेज का 5% 5 साल तक, इस तरह से वो क्लियर होना चाहिए कि इतना वो एम्प्लॉयर डिडक्ट करेगा। और एक और है इनएडिक्वेट नंबर ऑफ ऑथोरिटी। इनएडिक्वेट नंबर ऑफ ऑथोरिटी, ये ऑथोरिटी अलग से बहाल नहीं होते हैं, इनको ये ऑफिसर को ये ऑथराइज किया जाता है, किसी ऑफिसर को ये अलग से एडिशनल पावर दिया जाता है। तो जब अलग से ऑथराइज नहीं है और उनका रूटीन वर्क के साथ साथ ये एडिशनल पावर दिया गया है, तो ये रूटीन वर्क से ही दबे रहते हैं, तो ये एडिशनल काम करने में बहुत डिले होता है। जो भी क्लेम या कंप्लेंट होती है उसका डिस्पोजल में बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसलिए वो नहीं का टाइमली डिस्पोज कर पाते। थैंक यू।